अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल चॉइस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग का दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। तो आज इस नॉवेल ज़िंदगी है तेरे नाल, जिसको तहरीर किया है रमशा ने, आज मैं इसकी किस्त नंबर 13 रीड करूँगी। यकीनन आप लोगों को ये नॉवेल पसंद आ रहा होगा, तो इसके बारे में मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं इस किस्त की जानिब। अशमान सब मेहमानों के लिए सोने के इंतजामात करने के बाद कमरे में आया तो खाली कमरा इसका मुंह चिढ़ा रहा था। वो जिसकी सारी महफिल में नजरें अवसान पर ही थी, अब इसे वहाँ ना पाकर अशमान के माथे पर बल आए। इसकी हिम्मत कैसी हुई थी इतना खूबसूरत लड़के इसके जज्बात को भड़काने के बाद यूँ इससे दूर जाने की। अशमान जानता था कि वो कहाँ छुपी होगी, इसलिए वो सीधा अम्मा बी के कमरे की जानिब चल दिया और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक आन इसे वहीं पर मिली थी। अशमान बेटा, तुम इस वक्त यहाँ कुछ चाहिए था क्या? अम्मा बी ने अशमान को आन को घुरते हुए पाया तो नरमी से पूछ बैठी। जी अम्मा भी, मेरा कुछ बहुत कीमती आपके पास है, इजाज़त हो तो ले जाओ। अरशमान की बात अब जहाँ अम्मा भी के होठों पर एक मुस्कुराहट ने छुआ, वहीं आन खुद में सिमट कर रह गई थी। तुम्हारी मलकियत है बेटा, तुम्हें मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है? जब चाहे ले जाओ, मैं ज़रा नमाज अदा कर लूँ। अम्मा भी आन की जानिब देखकर मुस्कुराए उठकर वॉशरूम में चली गई। जबकि आखिरी सहारा भी ख़त्म हो जाने पर आन का मुँह बन गया। अरशमान फ़ौरन इसके पास आया, उसका हाथ पकड़ कर इसे खड़ा करते अपने साथ ले जाने लगा। आन खामोशी से इसके साथ चल दी। कमरे में दाखिल होकर अरशमान ने दरवाज़ा बंद किया और आन को इसी दरवाजे के साथ लगाकर अपने हाथ इसके इर्द गिर्द रखते हुए इसे घूरने लगा। मुझसे दूर जाने की वजह? शमान की आंखों में जुनून देखकर आन बुरी तरह से बौखला गई। मान, वो मुझे डर लगता है मुझसे। शमान के पूछने पर आन ने फौरन अपना सर इनकार में हिलाया। खुश होने से डर लगता है? मान, आपके करीब आकर दुनिया भूल जाने से डर लगता है? इससे डर लगता है जिसे मेरी खुशी गवारा नहीं। आखिरी बात कहते हुए इनकी आंखों में दो आंसू आ गए, जिन्हें देखा शमान का सारा गुस्सा हवा हो गया और इसने आन को नरमी से खुद में छुपा लिया। डरो मत मेरी जान, मैं हूं ना, एक आंच भी नहीं आने दूंगा तुम पर। अशमान ने इसकी कमर से लाते हुए इसे दिलासा दिया। मान, क्या इसने फिर से आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है? कहीं इसे मेरे आपके पास रहना है? आन को समझ नहीं आता वो क्या पूछे। इन तस्वीरों को याद करके फिर इसका रूम खौफ खौफ से काम किया। नहीं मेरी जान, फिलहाल इस मामले में वो बिल्कुल खामोश है। मेरे ख्याल से इस वक्त मेरे और तुमसे ज़्यादा इसे किसी और की फिक्र है। अशमान ने अज़म के बारे में सोचते हुए कहा, दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत फिलहाल अज़म इनका सबसे एक बार फिर से जुड़ जाना था। लेकिन मान, वो है कौन? मुझे समझ नहीं आता कि हमारे घर में ऐसा कौन है जिसके दिल में सबके लिए इस कदर नफरत है। आन के खौफ से कांपने पर शमा ने आन को मज़ीद मोहब्बत से खुद से लगाते हुए उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहा। वो जो कोई भी आन, इसे मैं और अज़म जल्द से जल्द ढूँढ लेंगे और फिर इसे हर आंसू का हिसाब चुकाना होगा जो इसकी वजह से मैं तुम्हारी आँखों पे लाया। अपना रवैया याद कर शमान ने अफ़सोस से कहा, तुमने मुझे इस सब के लिए माफ़ कर दिया ना आन? शमान ने बहुत ज़्यादा उम्मीद से पूछा तो आन इससे दूरी और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। इसी दिन माफ़ कर दिया था ना मान, जिस दिन सच मेरे सामने आया था। भला आन अपने मान से खफा हो सकती है? आप ही तो मेरा सब कुछ है। आन ने एक बार फिर से अपना सर इसके से चौड़े सीने पर रख दिया। तो फिर मुझ पर भरोसा रखो आन, मैं हमारी मोहब्बत को इस भंवर में से ज़रूर निकाल लूँगा। शमान ने से भरोसा दिलाया तो आन इत्मीनान से मुस्कुराती। हाँ, जब तक इसका मान इसके साथ था वो किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सकती थी। अचानक शमान ने इसे गर्दन की पिछली जानिब से पकड़ कर इसका सर ऊंचा किया तो आन हैरत से इसे देखने लगी। अब तुम्हारी इस खता की जानिब आते हैं जब तुमने मुझसे दूर जाकर की। अशमान की आवाज़ जज्बात की लौ से मजीद गंभीर हो चुकी थी। मान, वो आन ने इसे कुछ कहना चाहा, लेकिन इसकी बात पूरी होने से पहले अशमान इसकी सांसों तक को अपनी कैद में ले चुका था। आन ने इसके इस जुनून पर मजम्मत करना चाहे तो अशमान की पकड़ इस पर मजीद मजबूत हो गई। वो बेबसी से इसकी बाहों में खड़े होकर इसका जुनून सहने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। अचानक अशमान से इससे दूर हुआ, उसे अपनी बाहों में उठा ले तो आन ने घबरा कर इसका कॉलर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। मान, आप अब बस मान, बहुत तड़प लिया मैंने, बहुत तड़पा लिया, तो मैं अब हमारे दरमियान कभी कोई नहीं आ पाएगा। आज मैं अपनी मोहब्बत को इतना अमर कर दूंगा कि मौत के सिवा किसी भी में हमें जुदा करने की हिम्मत नहीं होगी। इतना कहकर शमान ने से बेड पर लिटाया, उस पर काली घटा के माने छा गया। आन भी अपनी घबराहट को बस पुछ पर डालकर अपना आप इसे सौंप दिया। गुजरती रात के हल्ला में ने इनकी मोहब्बत को अमर कर दिया था। अगले दिन लीजा की रुखसती थी और इस दिन आन और शमान का वलीमा भी था। हर तरफ रफ गहमा गहमी का आलम था। 2 से 3 से पॉलर वाले आई आन और लीजा को तैयार करने बुलाई गई थी, जो इस वक्त अपनी महारत से इन्हें सजा रही थी। लीजा का लहंगा लाल रंग का था, जिसमें इंतहाई नफासत से सुनहरी भारी काम हुआ था, जबकि कुर्ती इसकी कमर तक आती थी। लेकिन जो बात लीजा को हैरान कर रही थी, उसकी कुर्ती का पीछे की जानब गहरा गला और डोरियाँ थी। इसकी शौर ने ये कैसे गवारे कर लिया कि इसकी बीवी इतनी सी भी आया हो, लेकिन इसका जवाब भी लीजा
लीजा को जल्दी मिल गया जब पॉलर वाली ने दुपट्टा इसकी कमर पे ऐसे फैलाया कि इसकी कमर बिल्कुल छुप सी गई। वाह, मैंने आज तक इतनी प्यारी दुल्हन तैयार नहीं की और अभी तो ज्वेलरी पहनाना बाकी है। पॉलर वाली की बात पर लीजा ने सवालिया नज़रों से आन की जानिब देखा, जो खुद भी गुलाबी के रंग के पैरों तक आते फिर फ्रॉक परी भारी फ्रॉक में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बस फर्क था कि लीजा के बालों का जहाँ ऊंचा करके चौड़ा बनाया गया था, आन के बाल खोलकर शानों पे फैला दिए गए थे। चौधरी के हाथ से आने वाली जेवरात को लीजा ने फैली आंखों, जबकि पॉलर वाली ने हसरत से देखा था। सोने के वो भारी चेयर, झुमके और बिंदी और न जाने क्या क्या था जो लाल डिब्बों में मुलाजमा इनके सामने रख गई थी। चौधरी जी ने कहा कि इन्हें ये नजर पहनाइएगा। मुलाजमा ने एक लाल डिबिया पॉलर वाली को पकड़ा कर कहा और वहाँ से चली गई। पॉलर वाली लीजा को वो जेवरात पहनाने लगी, एक भारी हार के साथ गुलूबंद और झुमके पहनाने के बाद इसने लीजा के सर पर माथा पट्टी बिंदिया सेट की और फिर वो नथ की डिबिया खोलकर लीजा की नाक पे पहना दी, जिसका लाल मोती सीधा इसके लिपस्टिक से सजे होंठ से टकरा रहा था। इसे मुकम्मल तैयार करने के बाद पॉलर वाली इसके सामने से हटी तो लीजा ने पहली बार खुद को आईने में देखा तो नज़र पलटना ही भूल गई। आईने में नजर आने वाली वो लड़की वो तो ना थी। वो लड़की तो ऐसा लग रहा था कि आसमान से कोई परी उतार ली गई हो। ये मोहब्बत का रूप था जिसने इसके हुस्न को निखार कर वैसी दोशाना बना दिया था। आन ने भी लीजा को देखा तो बेसाख्ता तौर पर माशाल्लाह कहा, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। आन ने दिल से कहा तो लीजा ने मुस्कुरा कर उसकी जाने देखा, जो खुद भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी और उसके गुलाबी लिबास और वाइट गोल्ड ज्वेलरी में बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। तुम भी किसी से कम नहीं लग रही। ये लीजा ने आँख दबा कर कहा तो इनके होठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आई। कुछ देर के बाद शाहिद और फरीन बेगम वहाँ आए और शाहिद अपने बेटे को देखा मुस्कुरा दिए। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है दोनों, अल्लाह नज़र बस से बचाए। शाहिद ने लीजा का माथा चूमकर कहा, लेकिन जब वो आन के पास जाने लगे तो आन ने अपने चेहरा पलटकर इन्हें करीब आने से रोका। इसकी ये हरकत शाहिद के दिल को दुखी कर गई, लेकिन इसमें आन का भी क्या कसूर था। सबकी अधेरा इनका अपना था। चलो हमें मैरिज हॉल के लिए निकलना है, शाहिद ने इंग्लिश में कहा था ताकि आन के साथ साथ लीजा भी समझ सके। अम्मा भी कहाँ है? आन ने फरीन बेगम से पूछा, जो काफ़ी संजीदा नजर आ रही थी। आन को लगा वो सुल्तान की वजह से परेशान थी, जो आजकल काफ़ी दुखी रहता था। पता नहीं किसी काम से मुलाजिम अशफाक के साथ गई हैं, कह रही हैं सीधा मैरिज हॉल ही आएंगी। फरीन बेगम ने आम से अंदाज में कहा, लेकिन आन परेशानी से सोचने लगी, अम्मा भी को ऐसा क्या काम हो सकता है जो वो यूं तनहा आज के दिन कहीं चली गई थी। शायद ने लीजा को पकड़ा और फरीन बेगम आन को अपने साथ लेकर बाहर जाने लगी। गाड़ी के पास सुल्तान इनका इंतजार कर रहा था, जिसकी जिम्मेदारी अशफा ने आन और लीजा को हिफाजत मैरिज हॉल पहुँचाने की लगाई थी। कुछ देर के बाद वो गांव से दूर कब्जे में बने इस बड़े से मैरिज हॉल में पहुंच गए। लीजा और आन को ब्राइडल रूम में पहुंचा दिया गया। कुछ देर के बाद ढोल और आतिशबाजी की आवाज़ आने लगी तो आन ने मुस्कुरा कर लीजा को देखा, लो मैडम आ गया तुम्हारा दूल्हा। आन की बात पे लीजा के गाल दहक उठे। कुछ ही देर के बाद अम्मा भी वहाँ पर आई, जिन्होंने मोहब्बत से आन और लीजा का माथा चुमा और इन पे पैसे वार करके साथ आई मुलाजमा को पकड़ा दिए। आप कहाँ गई थी अम्मा भी? आन ने परेशानी से पूछा तो अम्मा भी मुस्कुरा दी, किसी की खुशियाँ वापस लाने। अम्मा भी की बात आन के सर पर से गुजर गई। इससे पहले कि उनसे वजाहत मांगती, अम्मा भी मुलाजमा को इनके पास छोड़कर वहाँ से चली गई। कुछ देर के बाद चंद लड़कियां मुस्कुराते वहाँ पर आई और लीजा को खड़ा करके उसका लहंगा संभालते हुए इसे वहाँ से ले जाने लगी। बाहर आकर उन्होंने लीजा को शाहिद साहब को पकड़ा दिया, जो मुस्कुराते हुए अपने साथ ले जाकर हॉल की जानिब चल दिए। लीजा के हॉल में दाखिल होते सारी लाइटें बंद हो गई, सिर्फ एक लाइट ऑन थी जो लीजा पे पड़ रही थी। लीजा ने सामने स्टेज पर खड़े आजम को देखा, जो अंधेरे में मुश्किल नजर आ रहा था, फिर भी लीजा को ऐसा लग रहा था कि इसे इसके सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आजम के साथ जाने लगी। साथ ही हॉल में गाने की आवाज़ गूंजने लगी, बारिशों का वो महीना फूल पाएंगे ना कभी जुल्फ से जभी पानी झटका। लीजा के पास पहुंची आजम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे लीजा ने थाम लिया। तभी हॉल की लाइट वापस आन पर हो गई। लीजा ने मुस्कुराकर आजम को देखा, जो पलके झुकाए बगैर इसे देख रहा था। स्किन कलर की शेरवानी और मैरून स्टाइलिश पगड़ी पहने वो खुद भी हद से ज़्यादा खूबरू लग रहा था। आजम की नज़र इसे होती हुई इसके सुर्ख लबों से टकराती नथ की मोती पर जा ठहरी तो इसका दिल किया कि सारी महफिल इसी वक्त ख़त्म कर दो और इसे सबके सामने उठाकर यहाँ से ले जाए। आपकी ही है दूल्हे मियाँ, फुर्सत से देखते रहना, अभी मेरे पोते की बारी भी आने दे। अम्मा भी ने हंसते हुए कहा तो सुल्तान अपनी बेअख्तियारी में मुस्कुराता हुआ अपने साथ लेकर वस में बड़े सोफे पे अम्मा भी के पास बैठ गया, जबकि दो और सोफे इसके सोफे के दोनों तरफ पीछे करके रखे गए थे। अजम ये जानता था कि एक सोफा शमान के लिए था, लेकिन वो दूसरा। तभी हॉल की लाइटें दोबारा बंद हो गई तो अजम ने गहरा सांस लिया। सामने एक लाइट में फरीन बेगम के साथ आती हुई दिखाई देने लगी, जबकि ग्रे कलर के पैंट कोट में मलबूस शमान मलिक के स्टेज के पास खड़े होकर मुस्कुराते हुए अपनी मता जान को देख रहा था, जो आसमान से उतरी परी लग रही थी। एक बार फिर से गाने की आवाज़ इस हॉल में गूंजने लगी, हम अकेले थे मज़े में बिन पिए ही थे मज़े में।
अशमा ने आन का हाथ अपने हाथ में थामा तो आन के होठों पर शर्मीली मुस्कान है। इसने अपना सर झुका लिया। अशमा ने मुस्कुराते हुए इसे देखा और इसे अपने साथ स्टेज पर ले आया। सब मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात करने लगे। जब अचानक मबी ने सुल्तान को अपने पास बुलाया। जी। सुल्तान ने संजीदगी से सर झुकाते हुए इनसे पूछा, तुम भी यहाँ खड़े हो जाओ सुल्तान और अपनी दुल्हन का इस्तकबाल करो। मबी के हुक्म पर सुल्तान के साथ साथ फरीन बेगम भी हक्की बक्की से इन्हें देखने लगी। मबी, ये आप क्या, जैसा कहा है सुल्तान करो। मैंने पहले भी तुम्हें ये बात बताई थी, लेकिन आज तुम्हारे भाइयों के साथ तुम्हारी भी शादी है। अब की बार आज़म और शमान ने हैरत से अम्मा बी को देखा, जो बहुत ही आराम से ये बात कह रही थी। हालांकि वो जानती थी कि सुल्तान के जज्बात सिर्फ अपनी करनी से जुड़े थे। नहीं अम्मा बी, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। सुल्तान ने अकीदत से अपना सर झुकाते हुए इनकार किया। भरोसा रखो सुल्तान, जैसा कहा है करो। अम्मा बी ने सुल्तान को हुक्म दिया और गुलाम को इशारा किया, जिसने सुल्तान को पकड़ के स्टेज की पहली सीढ़ी पर खड़ा किया। सुल्तान को समझ नहीं आता के साथ क्या हो रहा है। एक अम्मा बी ही तो थी जो इसे समझती थी, और वो भी इसके साथ ऐसा कर रही थी। सुल्तान का दिल किया यहाँ से गायब हो जाए, ताकि इसकी नूरी के सिवा किसी और लड़की का साया भी पे ना पड़ सके। लाइटें एक बार फिर से बंद हुई और हॉल के दरवाजे पे एक लड़की का हौला नमूदार हुआ। एक सफ़ेद रंग की लाइट चली, जिसका सारा फोकस वो लड़की थी। दुल्हन के लाल जोड़े में मलबूस हाथों में चूड़ियों, चेहरे पे घूंघट डाले वो दो लड़कियों के हमरा आहिस्ते आहिस्ते चलती सुल्तान की जानिब आ रही थी, लेकिन सुल्तान का तो पत्थर का बना वहाँ खड़ा था। वो लड़की अब सुल्तान के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। सुल्तान अभी इसके सामने एक मूरत बना खड़ा था। इसका हाथ थामा। सुल्तान अम्मा बी के हुक्म पर सुल्तान होश में आया। इस लड़की को देखा जिसकी इसकी दुल्हन कहा जा रहा था। सुल्तान नहीं जानता था कि लड़की कौन थी। शैताना भी थी, लेकिन वो जो कोई भी थी, सुल्तान किसी को भी नहीं अपना सकता था, अपनी दादी के कहने पर भी नहीं। माफ़ करेगा अम्मा बी, लेकिन सुल्तान सिर्फ अपनी कनीज का और आखिरी आज तक इसका ही रहेगा। इसके सिवा किसी का नहीं हो सकता। इतना कहकर सुल्तान वहाँ से जाने का, लेकिन तभी हॉल की लाइटें दोबारा ऑन हो गई और सुल्तान की नज़र सीधे इन सांवले हाथों पर गई। एक पल लगा सुल्तान को वहाँ पहचानने में। इसने पहली मर्तबा इन हाथों को ही तो देखा था। सुल्तान मलिक सांस लेना भूल गया था। इसे लगा वो कोई लड़की, कोई ख्वाब हो या शराब। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी नूरी हो। कांपते हाथों से सुल्तान ने इसका घूंघट रहा तो उसका दिल किया इस लड़की के पैरों में गिर जाए। वो लड़की कोई नहीं, कोई ख्वाब नहीं थी। वो सच में इसकी नूरी थी, जो दुल्हन बनी नजर झुकाए इसके सामने खड़ी थी। एक बार फिर से गाने की आवाज़ इस हॉल में गूंजी, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हाथ थे पहले, अब सितारे हुए। सुल्तान की कितनी देर वहाँ खड़े बेयकीनी से इसे देखता रहा। अब इसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि इसकी नूर इसके सामने खड़ी थी। सुल्तान ने मुड़कर बेयकीनी से अम्मा बी को देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। किसी की परवाह किए बगैर सुल्तान कनीज की जानिब मुड़ा और इसे अपनी बाहों में भींच लिया। कितने ही आंसू सुल्तान की आंखों से टूटकर इसके दुपट्टे में जस हो गए थे। इसके लिए तय काफ़ी था कि इसके एक मौके फिर से दिया गया था। इसकी नूर इसके सामने थी। काश वो ये जानता कि इसकी बाहों में खड़ी लड़की एक जिंदा लाश के सिवा कुछ न थी। अपनी नूरी को तो वो बहुत पहले ही मार चुका था। शादी का फंक्शन काफ़ी धूमधाम से ख़त्म हुआ था। लीज़ा को आज़म के साथ साथ खुशी खुशी विदा कर दिया गया। अब बाकी सब ने हवेली की राह वापस ले ली थी। कनीज़ को वहाँ देखकर फ़रीन बेगम के रवैये ने अम्मा बी को बहुत मायूस किया, जिन्हें इन्हें अपनी बेटी की खुशी में खुश होना चाहिए था। फ़रीन बेगम अपनी बहन नरीमीन और उसके घर वालों के साथ फंक्शन छोड़कर घर वापस आ गई थी। अब आसमान पर शाम के साए लहराने लगे थे। वो वापस हवेली पहुँचे थे। उन्हें फ़रीन बेगम, अनाबिया और नरमीन लॉन्च में इनका इंतजार करते हुए नजर आए। मुझे आपसे बात करनी है अम्मा बी, नरमीन ने काफ़ी गुस्से से कहा। तो अम्मा बी ने गहरा सांस लेकर शमान की जानिब देखा। तुम मान को लेकर कमरे में जाओ, शमान काफ़ी थक गई होगी वो। लेकिन अम्मा बी, जैसा कहा है बेटा वैसा करो। अशमान वहाँ रुकना नहीं चाहता था। अशमान वहाँ रुकना चाहता था ताकि इसकी खाला अगर कोई गलत बात करे तो अशमान इन्हें समझा सके। लेकिन फिर इनका हुक्म मानता आन को लेकर वहाँ से चला गया, जो खुद भी काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। इनके जाने के बाद अम्मा बी ने एक मुलाजमा को कनीज को सुल्तान के कमरे में छोड़कर आने का कहा और खुद सुल्तान के साथ नरमीन के सामने मौजूद सोफे पर बैठ के, अब कहो बेटा क्या कहना चाहती हो। मैं क्या कहूँगी अम्मा बी, आपने मुझे कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा है। क्या बचपन से आप लोगों ने मेरी बच्ची को सुल्तान के नाम के साथ जोड़कर अपने पास रखा, फिर इसकी शादी की तैयारियां भी की, और इस बेचारी की शादी के दिन हमें पता चलता है कि सुल्तान साहब तो पहले से ही शादीशुदा है। फिर भी बर्दाश्त कर गए, लेकिन अब ये सब शर्मिंदा का लहजा काफ़ी सख्त था, जिसे मबी और सुल्तान ने सर झुकाकर बर्दाश्त किया। मेरी बच्ची के साथ बहुत ज्यादती की। आप लोगों ने इसे समाज में मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, किसी के काबिल नहीं छोड़ा आपने। इतना कहकर नरमीन में फूट फूट कर रोने लगी। तुम चाहती क्या हो नरमीन, अम्मा भी ने इंतहाई नरमी से पूछा। तो नरमीन ने सर उठाकर अपने आंसू पोंछे। सुल्तान इस लड़की को तलाक देकर नबी ऐसी शादी करे। अपनी खाला की बात पर सुल्तान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अब्बा भी ने इसका हाथ थाम कर इसे बोलने से रोका। वो बच्ची सिर्फ सुल्तान की बीवी और इस घर की बहू ही नहीं, वो सुल्तान के बच्चे की माँ बनने वाली है, इस घर को वारिस देने वाली है, और इस हाल में इसे तलाक हो ही नहीं सकती। अगर बात करें बच्चे के पैदा होने के बाद, तो माँ को औलाद से और औलाद को माँ से दूर करना मुल्कों के उसूलों में शामिल नहीं, इसलिए सुल्तान का इसको कभी भी तलाक नहीं देगा। अम्मा भी के जवाब पर सुल्तान ने सुकून का सांस लिया।
ठीक है, फिर मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, सुल्तान अनाबिया से भी शादी करो और मेरी बेटी को अपने पास शहर में अलहदा घर में रखे। नरमीन ने फ़ौरन कहा तो अम्मा भी सर आकर रह गई। देखो नरमीन, मैं जानती हूँ नाना अनाबिया को बचपन से सुल्तान के नाम से जोड़ा गया, लेकिन ऐसा करने वाला सुल्तान ही फ़रहीन थी। तब वो दोनों बच्चे थे और बड़े होने पर किसी की पसंदगी बदल सकती है। सुल्तान अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। अम्मा जी ने समझाने पर नरमीन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अम्मा भी ने इन्हें खामोश सुनने का इशारा किया। हम इसके साथ ज़बरदस्ती करें तो शायद वो मान भी जाए, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? सिर्फ अनाबिया की ज़िंदगी बर्बाद होगी। पहले भी इसने एक बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करके देखी थी नरमीन, और यकीन करो अपने साथ-साथ इसने भी इसे बर्बाद कर दिया। अम्मा भी ने गहरा साँस लिया। मैं नहीं चाहती अनाबिया के साथ वो हो जो शम्मा के साथ हुआ, इसलिए बेहतर ये है कि हम बच्चों को उनकी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारने दें। अम्मा भी ने इंतहाई नरमी से समझाया, लेकिन नरमी को रोता देखकर परेशान हो गई। ऐसे भी तो वो बर्बाद की है अम्मा भी। कौन करेगा इस लड़की से शादी जिसने सारी ज़िंदगी किसी की मंग के तौर पर गुजारी हो, जिसकी शादी के दिन भी इसकी शादी ना हुई हो। इस बात पर सुल्तान का सर शर्मिंदगी से झुक गया, ऐसे लगने लगा वो अनाबिया का गुनहगार था। तुम फ़िक्र मत करो नरमी, हमने अनाबिया को बेटी बनाया था और उसकी शादी हम ही करेंगे। इस बात पर नरमी के साथ-साथ फ़हीम बेगम भी हैरत से अम्मा को बीवी को देखा। अशमान का एक दोस्त है, इसका बहुत अच्छा कारोबार है, शहर में अपना घर सब कुछ है, बस माँ-बाप बचपन में ही साथ छोड़ गए थे, बहन-भाई भी नहीं है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा शरीफ बच्चा है वो। अशमान ने इससे अनाबिया के बारे में बात की थी, इसे कोई एतराज़ नहीं, बस एक सुलझी हुई लड़की चाहिए जो उसकी तन्हाई की साथी बन सके। अम्मा भी ने मुस्कुराकर अनाबिया को देखा जो सर झुकाए वहाँ बैठी थी। तुम इन सब से मिल लो, फिर हम खुद अपनी बच्ची की शादी धूमधाम से करेंगे। अम्मा भी की बात पर नरमी गहरी सोच में पड़ डूब गई, लेकिन फ़रीन बेगम को ये फैसला शायद मंज़ूर नहीं था, इसलिए गुस्से से उठ खड़ी हुई। अनाबिया को अपने घर की बहू बनाने का सोचा था मैंने, अम्मा भी, और किसी और की नहीं। ये मेरी ख्वाहिश है जिसे सुल्तान को पूरा करना होगा। फ़रीन के गुस्से पे अम्मा भी ने सर्द आह भरी थी। माँ के लिए सबसे अहम अपने बेटे की खुशी होनी चाहिए। फ़रीन, इस लड़की के बगैर सुल्तान की हालत तुमने अपनी आँखों से देखी थी हो ना, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं कुछ नहीं जानती सुल्तान, तुम अभी और इसी वक़्त अनाबिया से निकाह करोगे, वरना मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। अपनी माँ की बात तो सुल्तान हैरत से इन्हें देखने लगा। अम्मी हाँ या ना सुल्तान, मुझे बस तुम जवाब दो। फ़रीन बेगम ने सुल्तान को मुश्किल में डाला तो अम्मा भी पर अफ़सोस हुआ था, जिसे अपने बेटे के हाल पर रहम नहीं आया था। नहीं फ़रीन, मैं अपनी बेटी की शादी एक शादीशुदा मर्द से नहीं करना चाहती जो इससे मोहब्बत ना करे। नरमीन की बात पर फ़रीन बेगम ने हैरत से अपनी बहन को देखा। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो ठीक है। नरमीन ने आम से अंदाज में कहा, और अम्मा भी की जाने बूढ़ी, आप मुझे लड़के से मिलाएं। अम्मा भी, मैं देखना चाहूँगी कि वो मेरी बेटी के काबिल है या नहीं। नरमीन की बात की नज़ाकत को समझ जाने पर न अम्मा भी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। वो चाहे फ़रमीन से उम्र में छोटी थी, लेकिन इससे अक्लमंद थी। ठीक है, आप सब रहें अपनी खुशियों में खुश, मेरा किसी से कोई लेना-देना नहीं। इतना कहकर फ़रीन बेगम गुस्से के आलम में वहाँ से चली गई, तो नरमीन ने अफ़सोस से सर झटका, और अम्मा भी इसे दिन के और अपने रवैये की माफ़ी माँगती वो भी अनाबिया को लेकर वहाँ से चली गई। अम्मी मुझसे नाराज़ हो गई हैं। सुल्तान ने अफ़सोस से कहा, तो अम्मा भी ने मुस्कुराकर इसे देखा। परेशान मत हो बेटा, इसे भी ये बात समझनी होगी कि माँ होने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी हर ज़िद मनवा सके, बल्कि माँ के लिए सबसे अहम इसकी औलाद की खुशियाँ होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है वक़्त रहते हुए ये बात समझ जाएगी। अम्मा भी ने भी सुल्तान के कंधे पे हाथ रखकर इसे नरमी से समझाया, फ़िलहाल तुम इस सब की फ़िक्र छोड़ो, अपनी बीवी के पास जाओ। इनकी इस बात पे सुल्तान के पास से उठा और उनके सामने घुटनों के बल बैठकर अपना सर इनकी गोद में रख दिया। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। अम्मा भी इसकी बात पे मुस्कुरा दी, लेकिन वो आपको मिली कहाँ? इतना अरसा मैंने इसको ढूँढता रहा, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। वो खोई कब थी बेटा? सुल्तान ने हैरत से सर उठाकर अपनी दादी को देखा। तुम्हें क्या लगा था सुल्तान, तुम इतनी बड़ी बात सबसे छुपा लोगे और वो हमेशा के लिए छुपी रहेगी? मैं इस दिन समझ गई थी वो लड़की तुम्हारी नज़र में मुलाज़मत से ज़्यादा ख़ास है। जिस दिन इसके सर पे चोट लगी थी और मैंने तुम्हारी आँखों में इसके लिए तड़प देखी थी। सुल्तान ही ने अपनी दादी को देखता रह जा रहा था। फिर जिस दिन मैंने इसको ये बताया कि मेड का मतलब बीवी नहीं मुलाज़मत हो, तो इसके आँसू मुझे बहुत कुछ समझा गए थे सुल्तान। इस बात पे सुल्तान का सर शर्मिंदगी से झुक गया। मैं जानती थी कि अशफाक तुम्हारा सबसे ख़ास मुलाज़िम है, इसलिए मैंने इसे अपने पास बुला के इसे सच मालूम करना चाहा। पहले-पहले तो इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन फिर इसने मुझे हर बात बता दी कि कैसे तुमने इसे घटिया आदमी से बचाने के लिए इसका हाथ थामा था। अम्मा भी सुल्तान के बालों में हाथ चलाते हुए नरमी से कह रही थी, ब मुझे तुम्हारा फ़ैसला पसंद आया सुल्तान, लेकिन लेकिन फिर तुम्हारी बुज़दिली पर भी अफ़सोस हुआ। मैं चाहती थी तुम अपने अंदर से अपनी बीवी के बताने की हिम्मत पैदा करो, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे साथ लाहौर भेजा है कि शायद तुम्हें अपने शौहर होने के फ़राइज़ का एहसास हो। सुल्तान एक बार फिर पछतावे के घेरे में गिरा था। लेकिन अफ़सोस सुल्तान, तुम तब तक खामोश रहे जब तक पानी सर से नहीं गुज़र गया। तुम सोच भी नहीं सकते मुझे किस कदर अफ़सोस हुआ जब इस डॉक्टर ने ये बताया कि कनिज़ तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। सुल्तान आँखें मूंद गए जबकि 2 आँसू इसके पलकों पर ठहरे थे। मुझे अपने पोते पर बहुत अफ़सोस हुआ। सुल्तान जिसने अपना हक़ तो इससे वसूल किया, लेकिन इसे अपनी बीवी कहलाए जाने का हक़ तक नहीं दिया। सुल्तान की पलकों पर ठहरे आँसू अम्मा की गोद में गिरने लगे। मैं चाहती तो सबको बता देती कि वो तुम्हारी बीवी है, लेकिन मैं चाहती थी कि ये बात तुम सबको बताओ, इसलिए मैंने इसे घर से निकाल दिया। लेकिन अशफाक को अपना
हिफाजत अज़म के पास छोड़ने का हुक्म दिया। सुल्तान ने हैरत से सर उठाकर अम्मा भी को देखा तो अम्मा भी मुस्कुरा दी। मैं तुम्हें जानती थी सुल्तान, ये जानती थी कि तुम सारी दुनिया में से ढूंढोगे लेकिन अज़म के पास नहीं। सुल्तान फिर से अपना सर झुका गया। वो तुम्हारी अमानत के तौर पर हिफाजत अज़म के पास थी बेटा। बस मैं चाहती थी कि तुम्हें एहसास हो कि तुमने एक लड़की को कैसे बर्बाद किया। अब जब तुम्हें यह एहसास हो गया है तो मैं इसे तुम्हारे पास वापस ले आई। अम्मा भी ने मोहब्बत से सुल्तान को देखते हुए कहा जो सर झुकाए इनके कदमों में बैठा था। मैंने इसे दुनिया से तो बचा लिया सुल्तान, लेकिन बिखरने से नहीं बचा पाई। सुल्तान ने हैरत से अम्मा भी को देखा। वो अब वो लड़की नहीं जो पहले होती थी, जो इसके साथ हुआ। सुल्तान इस सब से वो मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। मुझे उम्मीद है तुम इसके दिए हुए हर जख्म का मरहम ज़रूर बनोगे। अम्मा भी ने सुल्तान के हाथ थाम कर कहा तो सुल्तान अपने आंसू पोंछ कर हाँ में सर हिलाया। मैं वादा करता हूँ अम्मा भी अपनी मोहब्बत से इसका हर जख्म भर दूंगा। सारी ज़िंदगी इसकी ज़्यादती का मदावा करने में गुजार दूंगा। अब अम्मा भी ने मुस्कुरा कर इसका माथा चुमा। बस फिर परेशान मत हो, फिलहाल अपना ध्यान सारा सारा ध्यान कनीज़ पे लाओ जिसे तुम्हारी मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। फ़रीन को मैं समझा लूँगी। सुल्तान हाँ में सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ, लेकिन फिर एक ख्याल के तहत वापस आकर अम्मा से लिपट गया। अम्मा भी की इसकी हरकत पर मुस्कुरा दी। ऐसा वो बचपन में किया करता था, लेकिन बड़े होने के बाद इसने ऐसा नहीं किया था। आप इस दुनिया की सबसे अच्छी दादी हैं अम्मा भी। अल्लाह ने आपको हमारी ज़िंदगी में फ़रिश्ता बनाकर भेजा है। इसकी बात अम्मा भी की पलकों पे एक आंसू ठहर गया था। नहीं बेटा, मैं भी इंसान हूँ, ख़ताएँ मुझसे भी हुई हैं। बस इंसान की तरह इन ख़ताओं से सीखकर खुद को सुधारने की कोशिश की है, और मेरे ख्याल से कामयाब शख्स वही है जो अपनी ख़ता सीखकर इसे सुधार लेता है। सुल्तान ने इनसे दूर होकर हाँ में सर हिलाया तो अम्मा भी ने मोहब्बत से इसका माथा चूमा। अब जाओ अपनी बीवी के पास सुल्तान मलिक और अपनी हर ख़ता को सुधार लो। सुल्तान इस बात में सर हिला के वहाँ से चला गया। अम्मा भी अपने हर बच्चे की खुशी के लिए दुआ करने लगी। अशमान आन को लेकर कमरे में आया। आन जैसी कमरे में दाखिल हुई तो कमरे की सजावट देखकर हैरान रह गई। पूरा कमरा गुलाबी नेट के पर्दों, लाइटों, फूलों के साथ क्या खूबसूरत से सजाया गया था। आन ने हैरत से अरशमान को देखा जो इसके तासुरात देखकर मुस्कुरा दिया। मान ये सब ऑफिशियली देखा जाए तो हमारी शादी आज ठीक से हुई है, तो मैंने सोचा शादी वाले इंतजाम भी किए जाए। अशमान ने एक आंख दबाकर कहा तो आन गुलाबी चेहरा देख चुका गई। अशमान ने इसका चेहरा हाथों में पकड़ा ऊंचा किया और चार निसार नजरों से देखने लगा। तुम नहीं जानती आन कि तुमने मेरे लिए क्या अहमियत रखती हो, जान से ज़्यादा अजीज़ हो तुम मुझे। अशमान ने इसके सुर्ख हुए गाल पर अपने होंठ रखकर कहा तो आन खुद में ही सिमट गई। और आप भी मेरा सब कुछ है अमान, आपके बगैर आन का कोई वजूद नहीं। आन ने मोहब्बत से इसके हाथ थाम कर कहा तो अशमान मुस्कुरा दिया। अपनी जेब से एक डिबिया निकाली जिसमें हीरे की नाजुक सी अंगूठी थी। अशमान ने आन का हाथ थाम कर वो अंगूठी इसकी उंगली में पहना दी। बचपन से लेकर मैंने बस एक ही ख्वाब अपनी आंखों में सजाया था, तुम्हें अपना बनाने का, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का। अशमान ने मोहब्बत से इसका हाथ हिलाते हुए कहा बहुत मुश्किलों के बाद हासिल हुआ है मेरा ये ख्वाब, मुझे आन अब मैं अपनी सारी आखिरी सांस तक इस ख्वाब के साथ गुजार देना चाहता हूँ। अशमान की मोहब्बत आन अपना सर इसके सीने पर रखती आंखें मूंद गई। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा मान, ऐसा ही होगा। अशमान ने मुस्कुराकर इसके गिर्द अपना हिसार तंग किया। वो दोनों कितनी देर एक दूसरे की बाहों में खड़े रहे। फिर अचानक अशमान ने इसका सर ऊंचा किया और इसके चेहरे के हर नुक्स को अपने होठों से चूमने लगा। आन ने घबरा कर इसका कॉलर अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। अभी तो उस कल वाली रात शिद्दत से सुनी सह पे संभली थी। मान अशमान को अपने होठों के करीब होता देखकर आन ने घबरा कर इसे पुकारा। इसकी घबराहट पर अशमान ने मुस्कुराते हुए इसे अपने भाव में उठा लिया। मेरी ज़िंदगी में आकर इसे हसीन बनाने का बहुत शुक्रिया अम्मी जान, मेरे हर गम का, हर तकलीफ का साथी बनने का शुक्रिया। अशमान ने नरमी से बेड पर लेटाते हुए कहा तो आन खुद पर ही सिमट गया। अशमान के अल्फाज ही नहीं, इसकी आंखें, इसका हर एक कम के लिए आन के लिए बेपनाह मोहब्बत का गवाह था। और इसकी इस मोहब्बत पे आन अपना आप बहुत कीमती लगने लगा था। लीजा घबराई सी कमरे में बैठी अपने हाथ में सर रही थी। अभी कुछ देर पहले वह अज़म के साथ रुखसत होकर चौधरी की हवेली में वापस आई थी। सारे फंक्शन और रास्ते में अज़म के पैगाम देती आंखें इसे बेचैन करती आ रही थी। वो बोल्ड सी लड़की अज़म की आंखों में मौजूद जुनून से घबरा रही थी। कम ऑन लीजा, इतना क्यों डर रही हो, खा थोड़ी जाऊँगा वो तुम्हें। लीजा ने खुद को हौसला दिया और अपने कमरे को देखने लगी जहाँ पूरी हवेली रास्ते को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वहीं इनके कमरे का यूँ सोना सोना होना लीजा को बिल्कुल पसंद ना आया। क्या मिस्टर को नहीं पता था कि रूम भी डेकोरेट करते हैं। लीजा ने मुंह बनाकर सोचा, उठकर बेड टेबल के पास गई। टेबल पर अज़म का मोबाइल पकड़ा देखकर लीजा मुस्कुराती खुद तो वो इसे कमरे में जाकर न जाने कहाँ चला गया, लेकिन मोबाइल इसकी तन्हाई का अच्छा सहारा हो सकता था। लीजा ने मोबाइल कैमरा ऑन किया, खुद को कितनी सेल्फीज बना डाली। तस्वीरें बनाकर देखने के बाद लीजा के होठों को शर्मीली मुस्कान ने छुआ। वो आज से कितनी खूबसूरत नहीं लगी थी। इसे इंतजार तो बस ये बात अज़म के होठों से सुनने का। अचानक ही लाइट चली गई तो लीजा ने सहम का इर्द गिर्द छाने वाले अंधेरे को देखा। इसने मोबाइल की टॉर्च जलाने का सोचा, लेकिन इसके हाथ में
मौजूद मोबाइल से छीन लिया गया। कहो कौन है? लीजा ने घबरा कर पूछा, मगर अचानक ही से अपने होठों के करीब जानी पहचानी सांसों की महक और हरारत महसूस हुई तो वो कांप कर गई। कौन रोक सकता है मेरी चूजी? अज़म की आवाज़ अंधेरे में गूंजी और उसने लीजा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा। अज़म! लीजा ने अंधेरे से घबरा कर इसे पुकारा। अज़म की जान। अज़म की गंभीर आवाज़ में इसके लिए बहुत मोहब्बत छुपी थी। लाइट क्यों गई है? मुझे अंधेरा अच्छा नहीं लगता। लीजा ने इसकी बाहों में समेटते हुए पूछा। तो आओ मेरी जान, तुम्हें अंधेरों से दूर रोशनियों में ले जाऊं। अज़म ने इसे अपनी बाहों में उठा लिया और चलने लगा। अज़म, अंधेरे में मुझे उठाकर क्यों चल रहे हैं? गिर जाएंगे हम। लीजा ने सहम कर इसका गिरबान हाथ में पकड़ा, जबकि इसकी बात अज़म की हंसी वहाँ गूंजी। जिंदगी के 35 साल इसी घर में गुजारे मैंने, मेरी चूजी यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। फिक्र मत करो, गिरूंगा तो तुम्हें अपने नीचे नहीं गिराऊंगा, बल्कि अपने ऊपर गिरा लूंगा। अज़म ने मैंने क़ैज़ी से कहा तो नीजा ने तहकता चेहरा इसके सीने में छिपा लिया। अज़म, इस हवेली की छत पर ले आज तो हल्की हल्की सी चांद की रोशनी पर लीजा ने सुस्ता सा सांस लिया। अज़म ने सितारा फिर से कहीं चला गया। लीजा उसको मुस्कुराकर चांद को देखने लगी, जो आसमान पर मौजूद बालों से आंख मिचोली खेलता बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस पर सब शाम में होने वाली बारिश की सबसे चलने वाली ठंडी हवा रूह तक को तस्वीर देखकर माहौल को मज़ीद खौफनाक लग रही थी। लाइट दोबारा आ गई तो लीजा हैरत से मुंह खोले हर तरफ देखने लगी। पूरी छत को लाइटों और लाल फूलों से सजाया गया था, लेकिन जिस चीज़ ने लीजा की तवज्जो अपनी जानिब खींची थी वो छत के वस में लगाया गया बेड था, जिसके गिट नेट के लाल पर्दे लगाए गए थे जो हवा से लहरा रहे थे, जबकि बेडशीट पर बड़े फूलों की किसी ख्वाहिश को बयान कर रहे थे। हवेली की छत गांव के हर घर से ज़्यादा ऊंची थी और पर्दे इतने ऊंचे बनाए गए थे कि छत पर किसी के नज़र पड़ना नामुमकिन था। लीजा को अज़म का ये इंतखाब दिल से पसंद आया था। अचानक ही अज़म ने पीछे से लीजा की कमर में हाथ डालकर इसे अपनी जानिब खींचा तो लीजा कटी बटन की तरह इसकी बाहों में खींची चली आई। अज़म! लीजा के पुकारने पर अज़म ने इसका रुख अपनी जानिब की ओर लूट देती आंख निगाहों से इसके हसीन चेहरे को देखने लगा। जाओ और जाकर बेड पर बैठो। अज़म के हुक्म देने पर लीजा ने हैरत से इसे देखा, लेकिन फिर इसकी बात मानती जाकर बेड पर बैठ गए। टांगे पैर पर रखो और अपना लहंगा फैला कर बैठो। अज़म की अगली फरमाइश पर लीजा ने आंखें सुकड़ कर इसे देखा, लेकिन फिर इसकी बात मानती वैसी बैठ गई जैसे अज़म ने इसे कहा था। अब अपना घूंघट निकालो। लीजा ने गहरा सांस लेकर इसकी बात पर भी बात नहीं तो अज़म मुस्कुराकर इसके पास आया और बेड पर इसके करीब बैठते इसका हाथ अपने हाथ में लिया, थाम लिया। समझ नहीं आ रहा कि तुम कहाँ से सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, इन नाजुक नंगले से या इन गोरी कलाइयों से। इसलिए अज़म ने बात थोड़ी छोड़कर एक अंगूठी जेब से निकाली और लीजा की नाजुक उंगली में पहना दी। तुम्हारी मुँह दिखाई में ये अंगूठी बनवाई थी, लेकिन फिर मुझे इन कलाइयों का ख्याल आ गया जो सोनी रहने के लिए तो नहीं बनी ना। इतना कहकर अज़म ने अपने होठ इसकी कलाई पर रखा और जेब से एक नफीसा सोने के ब्रेसलेट निकाल के इसकी कलाई में पहना दी। जानती हुई इस सब के बाद भी मेरा दिल नहीं भरा। ना जाने ये दिल कितना संवरना चाहता था, तो मैं भी इसकी सुनता गया। अज़म ने इसकी सफ़ेद मेहंदी लगा पाँव में अपने हाथ पकड़ा और जेब से एक नाजुक सी पायल निकाल के इसके दाएं पैर में पहना दी। अब लीजा की बस हुई, इसलिए इसने घूंघट चेहरे से हटाया और चेहरे से इसे देखने लगी। बेबी, कितने गिफ्ट्स लिए हैं आप तुमने? ज़्यादा नहीं, बस ये। अज़म ने एक पेंडेंट निकाला जो एक दिल की शेप में था और इसे पर बना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अज़म ने इस पेंडेंट को इसके गर्दन पे बनाया और अपने होठ इसकी गर्दन पे रखे। लीजा की हथेलियां पसीने से नम हो गई और ये अज़म ने प्यार से सोने के टॉप से सामने किया तो लीजा हंस दी। ठीक है, फिर मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हूँ, कर लो जो करना है। अपनी बात पर अज़म की आंखों में जुनून उतरता देखकर लीजा को एहसास हुआ कि वो क्या कह गई थी। मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मेरा अभी एक ही मतलब है। इतना कहकर अज़म ने वो भारी दुपट्टा इससे जुदा किया और उसके कानों को भारी झुमकों से आज़ाद करके वो टॉप्स लीजा के कानों में पहना दिए। अपने कानों पर अज़म के होठ महसूस करके लीजा अपनी आंखें जोर से मेज कर अज़म को अपने दिल की मनमानी करने का हर मौका मिल गया था। कुछ ही देर में वो लीजा के गले से वो भारी हार इसके माथे पे पहनी माथा पट्टी और दाएं कलाई में पहने भारी कंगन इसे जुदा कर चुका था, जबकि बाएं कलाई में पहनी चूड़ियां अभी भी अपनी जगह पर कायम थी। वो लीजा के बाल भी खोल चुका था, लेकिन नाक पर पहनी नथ अभी भी अपनी जगह पर कायम थी। लीजा ने आंखें खोलकर इसे देखा तो उसके सुर्ख होठ से टकराते इस नथ के मोती को ही घूर रहा था। मैं नहीं जानता, मुझे तुम्हारी नथ का मोती अच्छा लग रहा है या बुरा। निगाहें कह रही कि उन्होंने आज तक कुछ इतना खूबसूरत नहीं देखा। और दिल अजम एक पल को रुका, इसकी आंखों में जुनून उतर रहा था। दिल कह रहा कि इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी मलकियत को छीनने की। इतना कहकर अजम ने इसका सर बालों से पकड़ के अपने करीब किया और जान का जार अवंती इस नथ को रास्ते से हटाते हुए इंतहाई शिद्दत से इसके होठों पर झुक गया। लीजा ने घबराकर इसका गिरबान अपनी मुट्ठी में जकड़ा, अपने होठों पर इसकी शिद्दत को बर्दाश्त करने लगी। झटके से इस नथ को लीजा की नाक से जुदा करके वो मुकम्मल तौर पर इसकी सांसों पे काबू से हो गया था और लीजा अपना कपवाता वजूद इस पे छिपाने लगी। जब इसे अपनी कुर्ती की डोरियों पर अजम का हाथ महसूस होता, इसने घबरा कर अजम से दूर होना चाहा, लेकिन ये इसकी बस में कहा था। इसे आज़ाद किए बिना अजम ने इसकी डोरी खींचकर तोड़ दिया, जो आसानी से खुलने का नाम नहीं ले रही थी। इस डोरी का गुस्सा इसके सुरकोटों पर निकालते हुए अपने दांत इन पर गाड़ दिए। लीजा घबरा कर इससे दूर हुई।
लिज़ा घबरा कर इसे दूरी और बेड से उठकर दीवार के पास आकर गहरे गहरे सांस भरने लगी। अज़म मुस्कुराकर इसके पास आया और इसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। इतनी जल्दी घबरा गई मेरी चूजी, कल रात तो बहुत बहादुरी दिखा रही थी कि टकरा लूंगी हर तूफान से। अज़म ने इसकी कुर्ती कंधे से हटाकर वहाँ अपने होंठ रखे तो लिज़ा घबरा कर इसकी जानी पलटी और उसके सीने में छिप गई। साथ ही आसमान पर नजर आता चाँद भी शर्मा कर बादलों की ओर में छुपा था। चाँद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जान, सीने से लग जा तू पल खा के मेरी जान, मेरी जाना। अज़म ने इसे बाहों में उठाया और बेड पे ले आया तो लीजा ने फ़ौरन अपना दुपट्टा खुद पर ओढ़ लिया। स्पोर्ट्स लड़की को आज ही शर्माता देखा अज़म मुस्कुरा दिया और बेड पर लेकर इस पर खुद पे गिरा लिया। लीजा का दुपट्टा इसके चेहरे पे गिरा था जिसकी खुशबू पर अज़म सुकून से आंखें मूंद गया। आंचल में तो चुप जाने दे। अरे नहीं बाबा, नहीं बाबा, अभी नहीं, अभी नहीं। लीजा ने दुपट्टा इसके चेहरे से हटाया तो अज़म ने घट की मान अपने गिर फैले बालों में छिपा लिया। जुल्फों में है तू खो जाने दे। अरे नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं। लीजा ने इसी से दूर होना चाहा तो अज़म मुड़कर इस पर हावी हो गए। इसे दुपट्टे को दूर करके इसकी नाजुक गर्दन पे झुक गया। अपनी गर्दन पे अज़म की जानलेवा शिद्दत को महसूस करते लीजा अपनी आंखें ज़ोर से मिल गई। चाँद एक बार फिर से बादलों की ओर से बाहर आता है। लीजा को अज़म के हाथ अपनी कमर पे महसूस हुए जो इसकी कुर्ती ऊपर की जानिब खिसका आ रहे थे। लीजा ने घबराते हुए इसके हाथ पे हाथ रखकर इसे रोकना चाहा लेकिन अज़म ने इसके पेट पर मौजूद इस छोटी सी मोती को महसूस किया जो इसकी गर्दन से दूर होकर इस मोती पर झुक गया। लीजा सिसक कर आंखों को ज़ोर से मेथी तकिया हाथों में दबोच गया। है रहने भी दो, जाने भी दो, अब छोड़ो ना, मुँह मोड़ो ना, ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। असम इससे दूर हुआ और अपनी शेरवानी उतारने के बाद फिर से काली खटाई की मन इसमें छा गया तो लीजा ने घबरा कर खुद को इसके सीने में छिपाते अपने आप इसके सुप्त कर दिया। इनकी मोहब्बत का गवाह बनता चाँद एक बार फिर से शर्मा कर बादलों की ओट में हो गया था। सुल्तान अपने कमरे में आया तो इसकी निगाह बेचैनी से कनीज को तलाश करना शुरू किया जिसे बेड पर बैठी नजर आई तो सुल्तान ने सुख का सांस लिया। इसे अभी भी यकीन नहीं आता कि इसकी नूरी से वापस मिल गई है। शायद खुदा ने इसकी बातों को, इसकी दुआओं को सुन लिया था। सुल्तान उसके पास आया, उसके सामने घुटनों के बल बैठकर इसके हाथ अपने हाथों में थाम लिया। कनीज बस वहाँ बैठी एक गैर मरीन नुक्ते को देखती जा रही थी। जानता हूँ नूरी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। जानता हूँ तुम बहुत तुमसे बहुत ज़्यादती की है मैंने। तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मेरी बुज़दिली माफ़ी नहीं सज़ा के लायक है। सुल्तान ने इसका चेहरा देखते हुए कहा जो बगैर किसी तासुर के था, तुम्हारे दिल में जो सज़ाए मुझे दो, मुझ पर चिल्लाओ, भला बुरा भला कहो, मुझे चाहे तो मार लो लेकिन बस एक बार मुझसे बात कर लो। सुल्तान की आवाज़ में तड़पती जिसे महसूस करके भी करनी चूकी चूक बैठी रही। प्लीज़ कनीज़ एक बार मुझसे बात कर लो, कनीज़ ने रोते हुए कहा। कनीज़ का चेहरा हाथों में थाम कर जानिब की तो सुल्तान की आंखें इसकी आंखों से टकराई। वो आंखें आज भी इतनी खूबसूरत थी जितनी सुल्तान को याद था लेकिन इनमें से ज़िंदगी की जोत ख़त्म हो चुकी थी और इनकी आंखों को यूं मुर्दा देखकर सुल्तान हज़ार मौत मरा था। इसने फर्श पर बैठते हुए कनीज़ को अपनी गोद में बिठा लिया, उसको अपने सीने से लगाकर खामोशी से आंसू बहाने लगा। अपनी नूरी को इस हालत का ज़िम्मेदार वो खुद था। इसी ने इस मासूम सी दिल लड़की की हालत कर दी थी कि वो ज़िंदा होते भी ज़िंदगी से बहुत दूर थी। वादा करता हूँ नूरी, मैं तुम्हारे हर ज़ख्म का मरहम बनूंगा, लेकिन तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम हर सितम को भूल जाओगी। सुल्तान ने इसकी गर्दन पर अपना चेहरा छुपा लिया, उसका हाथ इसी कमर पर गया जिसमें हल्का सा उभार महसूस कर सुल्तान को अपने अंदर का सुकून उतरता हुआ महसूस लगा। मुझे मेरे बच्चे की कसम, मैं अपनी नूरी को वापस हासिल करके रहूँगा। सुल्तान ने इसके माथे पर मुँह होठ रखकर कसम खाया, उसे बाहों में उठाकर बेड पर बिठाता इसके लिए खाना लेने चला गया क्योंकि नूरी ने शादी पे कुछ भी नहीं खाया था। अब सुल्तान मलिक मर तो सकता था लेकिन अपनी बीवी के हुकूक से गाफिल नहीं हो सकता था। अज़म मुस्कुराते हुए अपने आगोश में सोई अपनी जान को देख रहा था जो इसकी शिद्दत से चूक बिखरी बिखरी सी इसके दिल पे उतर रही थी। फजर के वक्त इसके सो जाने पर अज़म ने उसे उठाकर अपने कमरे में वापस ले आया था और फिर खुद फ्रेश होकर मस्जिद नमाज़ पढ़ने चला गया। वो वापस आया तो तब भी एक हाथ अपने चेहरे के नीचे मासूम से सो रही थी। इस वक्त अज़म के खुले से कुर्ते में मलबूस थी और इसकी महक में महकी वो उसे अपनी जानिब देखा राग़िब कर रही थी। अज़म की कदम खुद ब खुद इसकी जानिब उठी। इसके साथ लेटते हुए अज़म ने इसे बाहों में ले लिया तो लीज़ा ने मुँह बनाया जैसे नींद में इसकी हरकत पसंद ना आई हो। अब तो दूरी का सवाल ही पैदा नहीं होता मेरी चूज़ी, हर लम्हा मुझे अपनी सांसों से करीब महसूस करने की आदत बना लो। अज़म ने इसकी नाक पर होंठ रखते हुए कहा, उसे अपनी बाहों में भरे कितनी देर से मोहब्बत से निहारता रहा। न जाने तशनगी थी जो इसे देखने पर नहीं मिट रही थी। अज़म के दिल में ख्वाहिश पैदा की उठे और अज़म के इसके चेहरे पर अपने कुर्ब के रंग देखे। इस ख्वाहिश के चलते अज़ा बजा इसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत के फूल खिलाने लगा जिसे अपनी नींद में महसूस कर कर लीजा ने मुँह बनाया करवट बदल कर सो गए। लेकिन अब इतनी सी दूरी भी अज़म को कहाँ गवारा थी, इसलिए इसे अपनी जानिब पलटकर अज़म ने सुगुरा और शिद्दत से इसके नीम खिले होठों को अपनी गिरफ्त में लिया। सारी रात इसकी शिद्दत से चूर वो लड़की खुद पर होने वाले सितम को महसूस कर फ़ौरन उठी और उसके सीने पर हाथ रख के इसे खुद से दूर करने लगी। अज़म ने इससे दूर होकर इसे मुश्किल से गहरे का सांस भरते हुए देखा तो मुस्कुरा दिया। इसका गुलाबी हुआ चेहरा, उसकी झुकी हुई पलकें रात के गुजरे हर लम्हे की फस ख्याजी बयान कर रही थी।
बेहिजा हया है जा मेरी साजिश है कोई मेरी जान ली थी। हैज़म ने गंभीर आवाज़ में कहा, जबकि ये बात लीज़ा को समझ तो नहीं आई, लेकिन फिर भी उसे अल्फाज बहुत प्यारे लगे थे। फिर भी लीज़ा ने मुंह बनाकर अज़म को देखा। थक गई हो ना, सोना सोना है मुझे। इसने इतनी मासूमी से ये बात कही कि अज़म को इस बात पर टूट का प्यार आया। क्यों थक गई हो? कल रात सारा दिन बस बैठ कर गुजारा, फिर ऐसा क्या क्या किया जो थक गई हो? अज़म की बात पर लीज़ा ने उसे घूरा, लेकिन शरारत से मुस्कुराकर अपनी उंगली इसकी कमीज़ के बटन पर फेरने लगी। अपने शौहर की खिदमत, ये बात कहकर लीज़ा के चेहरे पर ने लहू झिलकाया और वो अज़म के सीने पे चेहरा छुपा गई। जबकि इसकी हरकत पर अज़म कैकम लगाकर दिया, फिर इसे अपनी गिरफ्त में लेकर इस पर हावी हो गया। अभी ठीक से खिदमत नहीं की, चलो और करो। इस वरने इसकी नाक को दांतों में दबाकर कसा काटा तो लीज़ा का रूम रूम काँप गया। प्लीज़ बीबी मुझे सुनना है, लीज़ा ने बहुत लाड से कहा, जबकि अज़म अब मदहोश होता कभी इसके चेहरे के हर नक्श को चूम रहा था तो कभी इसकी गर्दन को। हनी प्लीज़, लीज़ा ने फिर से कोशिश की, मगर इसकी ये बातें अज़म को मज़ीद बेचैन ही कर रही थी। लीज़ा खुद पर मैंने कमीज़ का पहला बटन खोलता महसूस हुआ तो उसे सहम कर अपना हाथ अज़म के हाथ पे रख दिया। अभी भी दिल नहीं भरा तुम्हारा? लीज़ा ने सदमे से पूछा। सारी रात तो वो इसकी जान का वबाल बना रहा और अब फिर से इसकी इरादे लीज़ा को नेक नहीं लग रहे थे। नहीं भरा? किसने कहा था तुम्हें कि खुद में इतना निशान रखो जो इंसानों को बहकने पर मजबूर कर नशा रखो जो इंसान को बहकने पर मजबूर करता रहे। अज़म ने हल्के से दांत इसके गाल पे गाड़े तो लीज़ा जोर से अपनी आंखें मूंद गई और उसके गले में बाहर डालते हुए एक बार फिर से अपना आप इसके सुप्त कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कुछ भी कर ले अब वो अपनी मनमानी करके ही दम लेगा। कुछ देर बाद अज़म तशनीगी मिठाकर इससे दूर हुआ तो लीज़ा ने फूले हुए मुँह से इसे देखा। अब सो जाऊँ? इसकी इस बात पर अज़म ने हंसते हुए इसे अपनी बाहों में लिया और मोहब्बत से इसके माथे पर होठ रखे। सो जा, अब 1 घंटे तक नहीं करूँगा तुम्हें डिस्टर्ब। लीज़ा ने घूर कर इसे देखा, फिर अपनी आंखें मूंद कर इसकी बाहों में सिमटते हुए सोने लगी, क्योंकि जानती कि इस पत्थर से सर फोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके सो जाने पर अज़म ने मोहब्बत से इसके सर पर अपने होठ रखे, उठकर इसके लिए नाश्ता बनाने चला गया। इसकी चूजी ने तो इसे बहुत सी अंग्रेज़ी खाने खिलाए थे। आज वो इसे अपने हाथ की बनाई हुई हलवा पूरी खिलाना चाहता था।